प्रजातियां हैं गाय की, और ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका अपने ही इलाके में बहुत बड़ा एक योगदान होता है। जैसे राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं उनके वहां थार पार कर गाय होती है। थार पार कर यानी वो गाय जो है वो थार का जो रेगिस्तान है उसको पूरे को पार कर जाती है। आप कभी जर्सी और हॉल्स्टीन की फ्रीजियन को, जिनका स्वामी जी ने नाम लिया, 1 किलोमीटर चला के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब है। और हमारी ये मानसिकता में है कि हमारे देश में गाय जो है बिल्कुल निकम्मी है, बैकवर्ड है, सब स्टैंडर्ड है। हम ये सोचते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन जब घर में किसी का देहांत हो जाता है तभी हमें गाय की याद आती है कि वो माता का रोल है उसका। नहीं तो हम सोचते हैं कि गाय 500 ग्राम, 1 लीटर, 1.5 लीटर दूध देती है, ये किसी काम की नहीं है, तभी ये सड़कों पे घूमती हैं। आपको हैरानगी होगी, मैं भी सोचता था ये क्या बात है कि जिस गाय को हमारे देश के इतिहास में इतना माना जाता था, इतने राजे उसके, हमारे महाराजा राजा इतने उस पर गर्व करते थे, वो आजादी के बाद क्या हुआ कि सडनली गाय जो है वो इतनी बेकार हो गई। एक अभी हाल में एक स्टडी आई है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। FAO, यूनाइटेड नेशंस की FAO की रिपोर्ट है वो। उसने ये बताया कि ब्राजील, जो कि हमारे से दुनिया का आधा रास्ता है, ब्राजील हैज बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउज। यानी ब्राजील जो है वो भारत की जो नस्लें हैं उनका सबसे बड़ा निर्यातक दुनिया में बन गया है। और ऐसा क्यों? उनके पास 4 ऐसी नस्लें हैं जो जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन के बराबर दूध देती हैं, और एक नस्ल ऐसी है जो जर्सी से भी ज्यादा दूध देती है। यानी अगर हमने अपनी ही गाय माता पर काम किया होता, उस पर हमने मेहनत की होती, तो आज हमारी गाय सड़कों पर नहीं होती। हमारी गाय जो है, जिसको हम वाकई ही कहते हैं गाय हमारी माता है, उसका वो रूप होता। लेकिन हमने अपनी गाय को नहीं सोचा, किसी काम की नहीं है, ये गाय ही नहीं है। अगर आप सारी खेती देखिए तो आपको नजर आएगा कि जैसे स्वामी जी कह रहे थे, हर एक चीज जो है हमें शर्म आती है कि हमारे देश में ये पाई जाती है। आपकी प्रजातियां हो पौधों की तो हम बाहर से लेके आते हैं। IR8 हो, IR20 हो, PR1601, जो भी किस्में हैं ये गेहूं और धान की, ये बाहर से आती हैं। आपको शर्म आती है कि हमारी किस्में किसी काम की नहीं है। आपके जो केंचुआ है, आपको उसकी भी शर्म आती है कि ये भी हमारी जमीन में क्यों है। आज हमारे देश में पहले तो हमने विदेशी खाद लाके, केमिकल फर्टिलाइजर लाके जब हमने उसका इस्तेमाल किया तो पहला जो कैजुअलिटी हुई वो केंचुआ मर गया। केंचुआ जब मरता है तो ये सामने आपकी आंखों से नजर आता है। मैं सोचा करता था कि हमारे वैज्ञानिक देश के ये क्यों नहीं देखते कि केंचुआ का भी कोई रोल है खेती में। सदियों से हमारे देश में केंचुआ जो है खेती में योगदान नहीं देते आया, लेकिन आज सडनली पढ़ाई में जब हम बड़े बड़े बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो हमें लगा केंचुआ किसी काम का नहीं है। 40 साल हरित क्रांति को हो गए, हमने अपने केंचुए को बर्बाद कर दिया। अब हम एक वर्मी कंपोस्ट लेके आए हैं, वो क्या है? केंचुए की खाद। 40 साल बाद हमने समझा कि केंचुए की खाद की जरूरत होती है। और आपको अफसोस होगा ये जान के कि उस केंचुए की खाद में हम भारत का केंचुआ नहीं इस्तेमाल करते। हम अफ्रीका से केंचुआ लाते हैं, या हम फिलीपीन से केंचुआ लाते हैं, या हम चीन से लाते हैं। हमारे देश का केंचुआ भी निकम्मा है। और ये केंचुआ ही नहीं है, बकरी की नस्लें देख लीजिए तो हमारी बकरी की नस्लें सब बेकार हैं। हम बाहर से बकरी लाके उसको क्रॉस करते हैं। भेड़ की नस्लें देख लीजिए तो हम भेड़ की नस्लें बाहर से लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम मेरिनो लेके आए, हमने सारी भेड़ें क्रॉस कर दी। हमारी अपनी जो उसकी नस्लें थी वो लुप्त हो गई। ऊंट देख लीजिए तो ऊंट हमें पसंद नहीं है, हम बाहर से रेगिस्तान से ऊंट लेके आए, हमने अपने ऊंट को क्रॉस किया। हमारे घोड़े हमें पसंद नहीं आए, हमने पर्शिया से घोड़े लाए, हमने अपने घोड़ों को क्रॉस किया। हमें खरगोश पसंद नहीं आए, हमने खरगोश भी बाहर से लाए, खरगोश भी क्रॉस किए। और तो और आपको जान के चंबा होगा कि हमारे देश में हमको अपना गधा भी पसंद नहीं। अब हम गधा भी बाहर से लाके अपने गधे को क्रॉस कर रहे हैं ताकि उसकी नस्ल को भी हम इंप्रूव करें। ये क्या हो गया है इस देश को? क्यों हम अपनी ही जो हमारे पास संपत्ति है, जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, उसी पे हमें शर्म आती। और ये मत सोचिए कि ये पौधों तक सीमित था या ये जानवरों तक सीमित था। अब आदमी की बारी भी आ गई है। एक अभी हाल में अध्ययन हुआ बॉम्बे में, उसमें बताया गया
कि पिछले 11 साल पहले हमारे देश के जो अमीर लोग हैं उनको, जैसे स्वामी जी ने कहा, गोरी चमड़ी से बहुत लगाव आ गया, उनको अब अपने देश की बहू और बेटियां जो हैं, अपनी बेटियां और लड़कियां जो हैं, अब बहुएं नहीं अच्छी लगती वो। यानी उसमें पाया गया कि 10% फैमिलीज जो थी उनकी जो बहुएं थी वो बाहर से आ रही थी। और 2005 में उस स्टडी में पाया गया कि 26%, 10% से बढ़ के अब 26% लोगों की बहुएं जो हैं वो बाहर से आ रही हैं। हमें अपने बहनों और भाइयों पे भी अब शर्म आने लग पड़ी है। ये कैसा देश है? ये देश इसलिए ये है कि हमने जो संपदा जो हमारी खेती की है उसको हमने कभी समझा नहीं। जो गांव की परिभाषा है उसको हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। और देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि गांव में हमारा देश जो है उसका गांव में जीवन है और गांव के जो लोग हैं वो संपन्न है और उनको हमें खेती करके उनको निकालना है बाहर। ये सब आप बातें सुनते आए हैं। 40 साल आज हरित क्रांति के हो गए हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे भारत का जो एक औसतन किसान है उसकी आमदनी क्या है। 40 साल हमने उसको कहा कि तुम केमिकल फर्टिलाइजर डालो, फिर तुम पेस्टिसाइड डालो, तुम ये उन्नत किस्म में इस्तेमाल करो, तुम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो, ये सब कुछ हमने उससे करवाया। लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी कि हमारे देश की औसतन किसान की जो मासिक आय है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने आंकी है, 2115 रुपए। बहुत से लोग इस कक्ष में ऐसे होंगे जिनके पास जो सुबह माई साफ करने आती है, बर्तन या घर का पोछा लगानी आती है, वो 2000 रुपए ले जाती है 1 घंटा काम करने के। हमारे देश का किसान पांच मेंबर अपनी फैमिली के महीने भर काम करता है तो उसकी इनकम कितनी है? 2000 रुपए। क्या इस देश को शर्म नहीं आनी चाहिए? अगर 2000 उसकी मासिक आय है तो बताइए किसान खेती में क्यों खेती करेगा? वो किसान खेती छोड़ के शहरों में क्यों नहीं आएगा? ये सारी सोच ये है कि किसान को खेती से बाहर निकाला जाए और उसको शहरों में धकेला जाए। ये अभी हाल में वर्ल्ड बैंक ने भी ये मान लिया है कि भारत को लोगों को गांव से निकालकर शहरों की तरफ लाना पड़ेगा। स्वामी जी, आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। आप तो गांव के स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, यहां तो गांव खाली कराने की बात हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री हमें कहते आए हैं कि देश में सिर्फ 20% किसानों की जरूरत है, बाकी किसानों की जरूरत नहीं है। यानी क्या होगा उन किसानों का? वो शायद ये कहते हैं कि जो बाकी 80% किसान है वो सारे के सारे एक साथ मर जाएं या उनको मार दिया जाए। और वैसे षड्यंत्र भी चल रहे हैं, वैसे व्यवस्थाएं बना दी हैं उन्होंने कि शायद या तो ये मर जाएं या मार दिए जाएं, लेकिन हम इनको न मारने देंगे और न मरने देंगे। जो ऐसे षड्यंत्र रचने वाले हैं शायद वो ही हट जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, हमें यही आशा है। आज जब हम जिस क्रॉस रोड पे खड़े हैं वो हमें समझने की जरूरत है क्या हो रहा है। आज दुनिया की नीतियां अगर हम देख लें पिछले 40 साल की, 50 साल की, और आज की जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है बहुत स्पष्ट है। अमेरिका में मैंने एक स्टडी की 2004 में। मैंने अमेरिका में पाया कि उनके पास 9 लाख किसान रह गए थे। 2006 में स्टडी की तो मैंने पाया कि उनके पास सिर्फ 7 लाख किसान खेती में रह गए। 30 करोड़ जनसंख्या है, 7 लाख किसान खेती में रह गए। और देखिए विडंबना अमेरिका की कि 70 लाख लोग किसी भी समय उनके जेल में होते हैं, बेल पे होते हैं या पैरोल पे होते हैं, और सिर्फ 7 लाख लोग खेती करते हैं। अब बाकी खेती जो है वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी मशीनें करती हैं। हमारे देश में 60 करोड़ किसान है, परिवार को हम मिला लें। दुनिया का हर चौथा किसान भारत में पाया जाता है। और अमेरिका का जो मॉडल है वो हम भारत में लेके आ रहे हैं। यानी अमेरिका ने किसानों को खत्म कर दिया तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने किसानों को खत्म कर दें। यह मानसिकता में है कि किसान जब तक रहेंगे देश की तरक्की नहीं हो सकती, यह कहा जाता है। और इसलिए हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसानों को खेती से निकाला जाए, शहरों में चाहे वो रिक्शा चलाएं, चाहे वो मजदूरी करें, लेकिन खेती में इनका कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है इनका। और जब गांव खाली हो जाएंगे हमारे तो आप समझेंगे इस देश का क्या हाल होगा। लेकिन उस पर हम अभी आते हैं। दुनिया में अगर हम देखें, नाप तोल करें, तो आपके हमारे देश के किसान की, हमारे गांव के जो लोग हैं असली, उनकी अगर हम तुलना करते हैं तो मेरे को कभी अमेरिका के किसान से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आप उनको अमेरिका की गाय के साथ देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा किसान कहां पर। अमेरिका में जब आप एक गाय रखते हैं तो उसको जो आप उसको भोजन खिलाते हैं, जो उसको फीड खिलाते हैं, उसके लिए अमेरिका में जब आप एक गाय रखते हैं तो उसको जो आप उसको भोजन खिलाते हैं
जो उसको फीड कराते हैं, उसके लिए उगाने के लिए आपको तकरीबन 8 से 10 हेक्टेयर जमीन चाहिए, यानी तकरीबन 25 एकड़ जमीन चाहिए एक गाय को पालने के लिए। हमारे देश में 25 एकड़ में तो 10 परिवार जो है पल जाते हैं, और ये अलग एक गाय और हमारे यहां पर 10 परिवार। अगर आप गाय को देखें, उसके गले में एक पटा होता है, वो तो यहां भी होता है, लेकिन आप गाय के गले में अगर आप जाएं अमेरिका में और यूरोप में, तो गाय के गले में एक पटे के ऊपर एक चिप लग गया कंप्यूटर का। जब गाय दूध देती है, आप जानते हैं कि वो तो दूध जो है वो मशीनों से होता है, लेकिन गाय मुंह ओखली में देती है, ये हम सब जानते हैं। जब वो मुंह अपना ओखली में देती है, तो कंप्यूटर जो उसके स्ट्रैप पे होता है, चिप जो होता है, वो दीवार में एक कंप्यूटर होता है, उसके साथ मिल जाता है, और वो बताता है कि गाय का बॉडी वेट क्या है, इसमें कितने अनाज की जरूरत है, कितने फीड की जरूरत है, कितने प्रोटीन की जरूरत है, उतनी ही मात्रा में अनाज बाहर आता है। यानी काउ इज द मोस्ट फूड सिक्योर एनिमल ऑन अर्थ, यानी गाय की इस खाद्य सुरक्षा जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो है चिंता का विषय है अमीर देशों के लिए। हमारे देश में 32 करोड़ लोग जो है हर रात को भूख के या 2 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं होता है। एक तरफ तो सारी दुनिया की कोशिश है कि गाय को संभाला जाए, और एक तरफ यह हाल है कि हमारे देश में 32 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। और जब गाय यहीं पर अनियमितताएं खत्म नहीं होती है, हमारे देश में है, स्वामी जी ने दोपहर को कहा, 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दिन में 20 रुपए खर्चने की ज्यादा उनकी क्षमता नहीं है। एक गाय को अमेरिका में या यूरोप में 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। एक गाय को 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है, हमारे देश में किसान को 20 रुपए भी नहीं मिलते हैं। ये देखिए विडंबना दुनिया की। और एक गाय जितनी इनको सब्सिडी मिलती है गाय को, हर गाय जो है अमेरिका और यूरोप की, वो बिजनेस क्लास में दुनिया का चक्कर लगा सकती है, इतनी सब्सिडी वहां मिलती है। तो ये कहा जा रहा है कि हमारे देश के किसानों की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बाहर से सस्ता अनाज आएगा, वो हमारे देश की जो क्षमता जरूरत है उसको पूरा करेगा। भाइयों और बहनों, अगर बाहर से सस्ता अनाज आएगा तो पहली कैजुअलिटी जो होगी वो हमारे देश का किसान होगा। जब बाहर से सस्ता अनाज आएगा तो हमारा जो छोटा किसान है वो खेती से बाहर होगा। वो खेती से बाहर होगा तो वो कहां जाएगा, ये हमें सोचने की जरूरत है। और वो खेती से बाहर होगा तो वो रिक्शा भी शायद ना चला पाएगा, अब वो भी वहां से भी उसको निकाला जा रहा है। तो ये जो सारी सोच है, उसके अलावा अब जो दुनिया में जो एक सिस्टम चल पड़ा है जिसमें WTO भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन, सारी कोशिश ये है कि जो दुनिया का बाजार है वो सिर्फ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के लिए खोल दिया जाए। और जब तक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का जोर रहेगा, कंपनियों का जोर रहेगा, तो हमारे देश के किसान अगर उसकी वादा बनेंगे उसको हटाने की जरूरत है। तो सारे की सारी कोशिश है कि किसानों को खदेड़ दिया जाए गांव से, और ये प्रथा चल रही है। मैं छोटी सी बात से खत्म करूंगा, एक बात को उदाहरण दूंगा। 1996 में वर्ल्ड बैंक के चीफ भारत में आए, तो एक मीटिंग में मैं भी था जहां ये बात बोली गई। उन्होंने कहा, ये 1996 की बात है, कि 2015 यानी 20 साल आगे की बात कर रहे थे, 2015 में भारत में जो लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ पलायन करेंगे, उनकी जो जनसंख्या होगी, उनका जो नंबर होगा, वो अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस की जो जनसंख्या है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तीनों देशों की जो जनसंख्या है उससे दुगनी होगी। इन तीनों देशों की जनसंख्या 20 करोड़ है, यानी 40 करोड़ लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ पलायन करेंगे। और अगर आप वर्ल्ड बैंक की 2008 की रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि भारत सरकार को चाहिए कि हर शहर में एक ITI खोल दें, ताकि किसानों को मजदूर कैसे बनना वो सिखाया जाए, किसानों को खेती से निकाला जाए, उनको मजदूर बनने की वहां शिक्षा दी जाए, ताकि वो इंडस्ट्री में जाके हथौड़ा चला सके। अगर हमारी सारी सोच ये है कि किसानों को और लोग गांव के लोगों को हटाया जाए, आप ये मान के चलिए 40 करोड़ लोग, ये दुनिया की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल डिस्प्लेसमेंट होगी। 40 करोड़ लोग जो हैं वो खेती से निकाले जाएंगे, गांव से निकाले जाएंगे, या निकल रहे हैं। 2015 अब दूर नहीं है जो कि शहरों की तरफ आएंगे। और दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि देश में अनाज की कमी है, हमें बाहर से अनाज इंपोर्ट करना है। विचित्र, अगर दोबारा विडंबना में आपके सामने स्पष्ट करूं कि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। जो 32 करोड़ लोग सोते हैं भूख के कारण, वो इसलिए नहीं सोते हैं कि देश में अनाज की कमी है, वो इसलिए गरीब आदमी जो भूखा पेट सोता है वो इसलिए सोता है क्योंकि उसके पास वो अनाज खरीदने को पैसा नहीं है। 1 रुपया 2 रुपया भी उसके पास किलो जो है गेहूं और धान लेने की क्षमता नहीं है। और आपको हैरानगी होगी, इस देश में इस शताब्दी की शुरुआत में यानी 2001 और 2003 के बीच
हमारे पास 650 लाख टन का भंडारण था। 650 लाख टन कितने होते हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक बोरी के ऊपर अगर आप एक बोरी रखें, फिर एक बोरी रखें, फिर एक बोरी रखें, अगर आप इस तरह 650 लाख टन रखते तो आप चंद्रमा पे जा सकते थे और वापस भी आ सकते थे, आपको चंद्रयान की जरूरत नहीं थी। इतना अनाज हमारे देश में था, और हमारे फिर भी 32 करोड़ लोग जो है वो भूख के रोज रात को सोए तो पेट उनका खाली था। और हमारे देश में क्या हुआ, पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया गया कि हम लोग 4 करोड़ रुपया हर रोज खर्च कर रहे हैं इस स्टॉक को रखने के लिए, इस 650 लाख टन को। अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसको समुद्र में फेंक दिया जाए। ये हमारा देश है। हमें अपने ही अनाज पर भी हमें गर्व नहीं है कि हमारे देश में हमारा किसान जो अन्नदाता है वो देश के लिए इतना अन्न पैदा करता है कि हमें रखने की जगह नहीं है। और वही अन्नदाता जो है आज गरीब के और भूखे पेट जो है सोता है रोज। 2000 रुपए यानी बिलो दी पॉवर्टी लाइन, ये किसान की हालत है। उसका एक ही इलाज है भाई और बहनों, और वो इलाज जो है मुझे लगता है कि स्वामी जी ने जो चैलेंज दिया है वही एक रास्ता है। देश में स्वाभिमान अगर हम अपने आप को बनाना चाहते हैं तो खेती को सबसे पहले मजबूत करना होगा, और स्वामी जी की बहुत बड़ी इच्छा है ये बात करने के लिए। खेती मजबूत होगी, राष्ट्र भी मजबूत होगा, राष्ट्र की अन्न सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सब कुछ मजबूत होगा। लेकिन अगर हमारे देश में अनाज नहीं है तो ये मान के चलिए हमारे घुटने जो है सदा के सदा नीचे ही रहेंगे। अगर हमने घुटनों पे खड़े होना है, अपने पांव पे खड़े होना है, घुटनों को सीधे करना है, तो खेती को हमें स्वावलंबन और उसकी तरफ हमें तेजी से करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि स्वामी जी ने जो बीड़ा उठाया है, अगर हम इसको लेके चले कि हमारे ही देश में कितना हमारे पास जो वेल्थ थी, जो हमारे पास इतना कुछ सामग्री है, उसको हम उपयोग करें। हमारी जो खेती है उसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, उसी में सारे समाधान है।